जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11 यूनिट 4 परिक्षेपण की माप नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 3 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपकिरण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अपकिरण का अर्थ होता है कि श्रेणी में कितना बिखराव है या एक रूपता है। यानी देखिए 2, 4, 6, 8, 10। तो इस और एक श्रेणी है 2, 10, 50, 100। अब आप बताइए कि इन दोनों में से किस श्रेणी में एक रूपता है। इसमें हमें एक रूपता दिख रही है, डिफरेंस है, और इसमें एक रूपता नहीं है, बिखराव है। तो अपकिरण हमें ये बताता है कि श्रेणी में एक रूपता है या बिखराव है। अपकिरण का उद्देश्य क्या होता है? माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई कहे ये जो श्रेणी है इसमें बीच की संख्या क्या है, तो आप बता देंगे 6, क्योंकि 2 संख्याएं इससे ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। तो अपकिरण से हमें ये पता चलता है कि माध्य से औसत दूरी और जो समंक हैं उनकी माध्य से औसत दूरी कितनी है। माध्य कितना विश्वसनीय है। अपकिरण से हमें यह भी पता चलता है, जैसे ये बीच की संख्या है तो जो औसत निकाला है हमने बीच की संख्या, वो कितना विश्वसनीय है। वास्तव में वो औसत जो है सारी संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। श्रेणी की रचना का ज्ञान, यानी जैसे ये 2 श्रेणियां आपको दी गई हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसमें एकरूपता है और इसमें एकरूपता का अभाव है। तो इस श्रेणी की रचना का ज्ञान हमें किससे होता है? अपकिरण से होता है। इसके अलावा 2 श्रेणियों की तुलना, यदि 2 श्रेणी दी हुई हैं तो अपकिरण से हम तुलना कर सकते हैं कि उनमें एकरूपता है या नहीं है। फिर उच्च सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक, जब हम किसी श्रेणी के अपकिरण यानी प्रमाप विचलन या माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं तो फिर आगे सहसंबंध, प्रतीपगमन आदि जो गणनाएं होती हैं वो अपकिरण जो है उसके सहायता से, जैसे प्रमाप विचलन से हम सहसंबंध और प्रतीपगमन की गणना कर सकते हैं। अपकिरण की सबसे अच्छी माप की विशेषता बताइए। तो उस अपकिरण की एक अच्छी माप होती है जो सरल हो, यानी जो गणना करने में भी सरल हो और समझने में भी सरल हो। निश्चितता, यानी अपकिरण का जो एक मूल्य आया है वह मूल्य निश्चित होना चाहिए। और अपकिरण का जो सूत्र होता है वह भी क्या होना चाहिए? बीजगणितीय दृष्टि से प्रमाणित करने योग्य होना चाहिए। अपकिरण सभी, यदि किसी श्रेणी में जो भी पद मूल्य हैं वो सभी पद मूल्यों के आधार पर गणना होना चाहिए। स्थिर न्यादर्श, बहुत सारी संख्याओं में से हमने एक छोटा सा न्यादर्श लिया तो वह स्थिर होना चाहिए। प्रमाप विचलन के गुण। प्रमाप विचलन जो होता है वह एक उसमें निश्चितता होना चाहिए, मतलब निश्चितता का गुण पाया जाता है। क्यों निश्चितता होती है प्रमाप विचलन में? क्योंकि ये श्रेणी में जितने भी पद हों सभी पदों पर आधारित होता है। उच्च सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक, हम प्रमाप विचलन की सहायता से सहसंबंध, प्रतीपगमन, विषमता आदि का गणना कर सकते हैं। बीजगणितीय प्रयोग, प्रमाप विचलन का सूत्र बीजगणितीय दृष्टि से उचित है और इसमें हम धन और ऋण के चिन्हों का भी ध्यान रखते हैं जो कि बीजगणितीय दृष्टि से उचित है। इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन, यदि 2 श्रेणी दी हैं तो उनमें कितना बिखराव है या समरूपता है, इसका अध्ययन हम प्रमाप विचलन की सहायता से करके तुलना कर सकते हैं। और दोनों श्रेणियों में कितनी विश्वसनीयता है इसकी जांच भी प्रमाप विचलन के द्वारा करना संभव होती है। लॉरेंस वक्र के 5 गुण लिखिए। लॉरेंस वक्र का पहला गुण है आकर्षक। ये जो लॉरेंस वक्र होता है इसमें ये जो रेखा है ये बता रही है कि सभी लोगों के पास बराबर पैसा है। इससे जितनी दूरी होगी उससे हमें ये पता चलेगा कि आय का वितरण कितना असमान। यदि दूरी ज़्यादा है तो आय का वितरण अधिक असमान है और यदि दूरी कम है तो आय का वितरण कम असमान है। आकर्षक,
लारेंज वक्र का गुण होता है कि ये आकर्षक होता है, देखकर ही हमें समझ में आ जाता है कि असमानता अधिक है या कम है। इसके बाद अपकिरण की मात्रा का ज्ञान, यदि इस जो समान वितरण की रेखा से जितनी दूर है तो हमें पता चल जाएगा कि अपकिरण ज़्यादा है, बिखराव ज़्यादा है, और पास है यानी बिखराव कम है। तुलना करने में सहायता मिलती है कि यदि समान वितरण रेखा से जितनी दूरी पर है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें असमानता ज़्यादा है, और पास है तो असमानता कम है। फिर संपत्ति, आय और लाभ, मजदूरी का अध्ययन, यदि इससे जितनी दूरी है तो हम समझेंगे कि संपत्ति, आय, मजदूरी और लाभ लोगों को कम प्राप्त हो रहा है, और यदि पास है यानी ये चीज़ें लोगों को सुलभ हैं। अंकों के बोझ से पूर्णतः मुक्त, इसमें अंक नहीं होता, केवल चित्र होता है, तो व्यक्ति इसे बहुत आसानी से समझ सकता है। प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रमाप विचलन का क्वेश्चन दिया है इसको हम जो रेड कलर से लिखा है ये दो हमने लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे मिड वैल्यू निकालेंगे। वर्ग से मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है L1 + L2 अपॉन 2। जैसे 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100, और 100 में 2 का भाग देंगे तो 50। तो इस प्रकार से हम ये मिड वैल्यू यानी x निकाल लेंगे। d का अर्थ होता है कि हम इन सभी संख्याओं में से एक कोई बीच की संख्या चुनेंगे। जैसे हमने 90 चुना। अब ये जो 90 है इसमें से हम इन सभी संख्याओं को घटाएंगे। जैसे 50 में से हमने 90 को घटाया तो कितना आया, 40। 70 में से 90 को घटाएंगे तो -20। तो इस प्रकार से ये हम निकाल लेंगे। f हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिर d² का अर्थ है कि ये d है, इसका हमें स्क्वायर करना है। 40 में 40 का गुणा करेंगे तो 1600। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर करके ये निकाल लेंगे। फिर FD² का मतलब है कि f, ये जो f है और ये d² है, इनका हमें इंटू करना है। 1600 में 3 का इंटू करेंगे तो 4800, 400 में 6 का इंटू करेंगे तो 2400। तो इस प्रकार से हम ये निकाल लेंगे। लास्ट कॉलम है आपका FD ये f है और ये d है, इनका इंटू कर लेंगे। 40 में 30 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो इस प्रकार से हम ये निकाल लेंगे। इसके बाद हम प्लस प्लस की जोड़ लेंगे, माइनस माइनस के अलग जोड़ लेंगे, प्लस में से माइनस घटा देंगे तो ये आएगा। इसका टोटल कर लेंगे तो ये सिग्मा FD है तो सिग्मा FD² हो जाएगा। f का टोटल सिग्मा f या n कहलाता है, ये 50 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। सिग्मा FD², ये वैल्यू रख देंगे। n 50 लिख देंगे। सिग्मा FD ये दिया हुआ है, ये लिख लिया। n 50 है तो हमने 50 लिख लिया, और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।